एक ज़माना था जब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की पत्रिका धर्मयुग का बड़ा जलवा था। धर्मयुग में एक कहानी छप जाए तो लोग आपको लेखक मान लेते थे, कविता छप जाए तो कवि मान लेते थे। और मैं उसी पत्रिका में उप संपादक के लिए एक इंटरव्यू देने गया। तब संपादक थे धर्मवीर भारती। इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या क्या पढ़ते हो। मैंने कहा सब कुछ। उन्होंने कहा सब कुछ मतलब? मैंने कहा सब कुछ मतलब सभी लेखकों को पढ़ता हूँ, यहाँ तक कि पोहे खाने के बाद जो रद्दी का कागज़ आता है उस पर क्या लिखा है वो भी पढ़ता हूँ। भारती जी मुस्कुराए, बोले अच्छा तुम्हारा प्रिय लेखक कौन है? तो भारती जी को लगा कि शायद मैं उनका नाम लूँगा। मैंने कहा कि गुलशन नंदा। तो भारती जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा क्या क्या अच्छा लगता है गुलशन नंदा के लेखन में, मैं भी तो जानूँ क्या। मैंने कहा गुलशन नंदा अच्छी पारिवारिक कहानी लिखते हैं, सीधी सपाट भाषा बोलते हैं और प्रस्तुति बड़ी रोचक होती है, ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं होता। इंटरव्यू देके मैं बाहर आया तो दोस्तों ने कहा तुम तो गए सारे काम से, क्या ज़रूरत थी बताने की, तुम कह देते कि तुम्हारा प्रिय लेखक धर्मवीर भारती ही है। वे खुश हो जाते भारती जी, तुम्हारा जॉब पक्का हो जाता। लेकिन तुमने अपनी डेढ़ अकल लगाई बीच में जिसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरे अचरज का ठिकाना नहीं रहा जब मेरा चयन धर्मयुग में उप संपादक के लिए हो गया, जबकि मेरे साथ इंटरव्यू देने वाले राजीव शुक्ला जैसे अनुभवी पत्रकार का चयन धर्मयुग के उप संपादक के रूप में नहीं हो पाया था। संयोग देखिए कि 2 साल बाद मुझे गुलशन नंदा का इंटरव्यू करने का मौका मिला। ये बात और है कि गुलशन नंदा का वो इंटरव्यू धर्मयुग में नहीं दिनमान में छपा और कन्हैयालाल लंदन ने मुझसे लिखवाया था। गुलशन नंदा उन दिनों सुपरस्टार लेखक थे। उनकी किताब झील के उस पार का पहला एडिशन 5 लाख प्रतियों का था। 30-35 साल पहले ये संख्या बहुत बड़ी मानी जा सकती है। उसकी तुलना में चेतन भगत को आप कम ही आंकेंगे। गुलशन नंदा की किताबों पर आराधना, खिलौना, काजल, शर्मिली, दाग, नया ज़माना, महबूबा, नीलकमल, पत्थर के सनम, सावन की घटा, जोशीला, जुगनू, अजनबी, बड़े दिल वाला, भंवर, आज़ाद, नजराना जैसी कई फिल्में बनी उनकी कहानी। सलीम जावेद के पहले अगर कोई स्टार राइटर था तो वो गुलशन नंदा थे। और अपनी लेखन की कमाई से उन्होंने बांद्रा के पाली हिल में शीश महल नाम का एक बंगला खरीदा था। वे अपने लेखन कार्य के लिए 5 स्टार होटल में बैठ जाते थे। दिलीप कुमार की तरह वे भी हिंदी या देवनागरी में नहीं जानते थे, वे उर्दू में ही लिखते थे। और करीब 30 उपन्यास उन्होंने लिखे, जिस पर 30 में से 20 से ज़्यादा फिल्में बनी और अधिकांश फिल्में हिट रही। उनके उपन्यासों का ये हाल था कि कोई किताब बाजार में आती तो उस पर उसके पहले ही फिल्म बनना शुरू हो जाती। अपनी फिल्मों के डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखने में उनकी कोई रुचि नहीं रहती, वे केवल कहानी लिखकर बड़े खुश थे। मज़ेदार बात है कि गुलशन नंदा को कई लोग महिला समझते थे, क्योंकि नंदा उन दिनों एक बहुत कामयाब हीरोइन थी। गुलशन नंदा ने अपने लेखन की शुरुआत तो साहित्यिक रूप से ही की थी। सांवली रात उनका उपन्यास था, फिर रक्त और अंगारे एक उपन्यास आया था, कलंकिनी एक उपन्यास और आया था। इनमें थोड़ा साहित्यिक पुट था, लेकिन ये बहुत नाम मात्र के बिके, समीक्षा भी अच्छी नहीं आई। तो लोगों ने कहा कि अपने लेखन की शैली बदलो, तो उन्होंने लोकप्रियता का दामन थामा और उनके लिखे उपन्यासों को लोग आज भी याद करते हैं, जिनमें से सिसकते साज, झील के उस पार, गेलाड, जलती चट्टान, नीलकंठ, घाट का पत्थर, पाले खां आदि उनकी प्रमुख फिल्में थी। मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें गुलशन नंदा ने कहा था कि समीक्षकों की उन्हें कोई परवाह नहीं, वे अपने अनुभव के आधार पर लिखते हैं। और अपने लेखन के प्रारंभिक दिनों में उन्हें आजीविका के लिए चश्मे की दुकान पर काम करना पड़ता था, जहां उनकी मुलाकातें अलग अलग वर्ग के लोगों से होती थी, अलग अलग वर्ग के महिलाओं से, पुरुषों से होती थी। और उन सब के अनुभव वो सुनते थे और उन्हें उन्होंने अपने उपन्यासों में डाला। कई प्रकाशन उनके नाम से गोष्ठ उपन्यास लिखवा कर भी छापते रहते थे। आज जब लोग चेतन भगत की बात करते हैं तो शायद उन्हें पता ही नहीं होगा कि लेखकों का एक दौर बहुत पहले भी रह चुका है। फ़र्क ये है कि गुलशन नंदा हिंदी में छपते थे और युवाओं और किशोरों में छाए हुए थे,